नाउ हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज पहली क्लास है सीडीपी 30x30 सीरीज। हर साल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और इस तरह के 10 सेट भी अगर आप लगा लेंगे पेपर तक तो एक पूरी अप्रोच और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस जो ज़रूरी हैं, जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, बोथ वाले क्वेश्चंस हों, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कंप्लीट 30 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, इसीलिए हम इसको 30x30 सीरीज कहते हैं। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी सीरीज होती हैं आपकी 15x15, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, क्योंकि वहाँ 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है। जिस तरह से अपडेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना बिल्कुल आसान और ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। बहुत ज़्यादा मुश्किल से 2 या 4 क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज आपकी लैंग्वेज मुश्किल बनाती है पेपर को, उसका ध्यान रखा गया है। तो देखते हैं आउट ऑफ 30 कितने लोग कितना स्कोर कर पाएंगे। और स्कोर से भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये रहेगा कि आपकी पढ़ के समझने की अप्रोच डेवलप होगी जब आप क्लास अटेंड करते हैं और हज़ारों लोगों के साथ जब आप पोल में सही समय पे जवाब दे रहे होते हैं ईमानदारी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जो पेंडिंग आपकी पीडीएफ्स हैं वो आपको कल मिल जाएंगी। हालांकि कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी, शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन होंगी, तो पीडीएफ्स आपको लेकिन सारी मिल जाएंगी। ये सीटेट का बैच है जो करियरविल ऐप पर चल रहा है। सारे टीचर्स अपना जो है अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रही हूँ, इस बार काफ़ी एक्टिव हूँ। नोट्स वगैरह जो हैं सारे डिफरेंट तरीके से आपको मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देंगे जवाब, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं, ना ही ऐसा है कि बस आपको डराने के लिए मुश्किल क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। जो लेवल है, जिस तरह का जो क्वेश्चंस डालना एप्ट है, उसी तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो नए हों, पुराने हों, अदर एग्जाम्स में आए हों, है ना, लेकिन काम के सिलेबस से क्वेश्चंस। ऐसे नहीं है कुछ भी आ जाएगा। तो पढ़ करके एक बार जवाब दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए सीरियस तैयारी जो है अब शुरू हो गई है, ठीक है ना। 9 बजे हम लोग मिला करेंगे, बट अभी मैं 9 पे आ नहीं पा रही हूँ, बाकी क्लासेस के चक्कर में लेट हो जाती है क्लास। तो कोशिश रहेगी मंडे या ट्यूसडे जब से भी हम शुरू करेंगे तो आपकी क्लास 9 बजे ही हो, रात को 9 बजे, सुबह नहीं, ठीक है। 68% लोग ए ऑप्शन जवाब में दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज, यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, एस्पेक्ट्स को हम टाइप कह सकते हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक चीज को कितने नामों से पूछा जा सकता है ये मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है ना। और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके आपको दे दिया, ठीक है ना। तो एस्पेक्ट्स यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, टाइप, डोमेन, एक साइड लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी साइड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट या टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक साइड में, दूसरी साइड विशेषताएं। आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। टाइम बेसिकली इनको अब क्वेश्चन ऐसा बना देना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपका टाइम किल हो। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपका समय निकल जाएगा, टाइम ही मैनेज नहीं होगा। इसलिए इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए ऑप्शन क्या कहता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास किससे जुड़ा हुआ होगा? भाषा विकास की विशेषताएं बताओ एक बार। द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई, हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड इज एबल टू वॉक ऑन, नहीं, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट है, द चाइल्ड फील्स हैप्पी, हाँ ये बात सही है। बच्चा चल सकता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का उदाहरण है। तो मतलब हम कह सकते हैं डी का सेकंड होगा। डी का सेकंड कहां है? डी का सेकंड 3 ऑप्शन में है। डी का देखो, ये पढ़ने की अप्रोच होती है जो आपकी डेवलप होगी। डी का थर्ड है, तो ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बाकी तीनों में डी का सेकंड है। कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आसान हो तो डी का सेकंड किसी एक ही ऑप्शन में होगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। तो डी का सेकंड तो कई जगह पे है। फिर हम देखते हैं सी का थर्ड। सी का थर्ड कहां है भाई? डी का सेकंड यहां पे भी था, यहां पे भी था। सी का थर्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे सी का फर्स्ट है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अभी हम एकदम चालाकी वाले एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यानी एकदम थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है उस पर अभी वापस आएंगे। तो अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं जिनमें से कोई एक सही उत्तर होगा, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन। अब हमें पता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, वो हमारे दिमाग के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कॉग्निशन के डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। जब हम कॉग्निशन डिस्कस करते हैं, ये तो बैच की क्लास हुई, जब हम कॉग्निशन डिस्कस करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक है, लैंग्वेज है, यानी ब्रेन के डेवलपमेंट से भाषा का विकास भी है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ने पूछा ही उस तरह से है। तो अगर मैं देखूं यहां, आपको देखना है किसमें दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ेगा, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा क्वेश्चन हमें।
अब यहां पे आपको पता है इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ बच्चा कैसा महसूस करता है ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा चलना सीखता है, ये उसके शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सी और डी को तो हम यहां हटा सकते हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ए और बी बचता है, सिर्फ ए और बी की माने अगर तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको देखना है, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन, बच्चा चर्चा में भाग लेता है, तो चर्चा भी बिना दिमाग के तो होती नहीं है। दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के सामने लिखा हुआ है चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, बच्चा प्रश्न पूछता है। अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिमाग का ज्यादा यूज प्रश्न पूछने में होगा, चर्चा में भी होगा, बट चर्चा में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए। बच्चा डिस्कशन में पार्ट तभी ले पाएगा जब उसका भाषा विकास ठीक हो या वो भाषा का प्रयोग ज्यादा है डिस्कशन में। क्वेश्चन आप खराब भाषा में भी पूछ सकते हैं ठीक से, अगर बच्चा नहीं भी बता पा रहा, सही उसकी भाषा नहीं भी है, तब भी वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग स्किल लगती है, और थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, कॉग्निशन से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाएगा ये द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस। नहीं तो ये आसान था क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट से जोड़ दिया हमने। डिस्कशन में पार्ट लेना एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट ज्यादा है, चर्चा जो है वो भाषा विकास के तहत ज्यादा आती है। हो सकते हैं कुछ बच्चे तो पार्ट ही ना लें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछना मतलब बच्चे ने कुछ सोचा है, कुछ रीजन किया है, कुछ थिंक किया है, चिंतन किया है, तर्क किया है। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है जो आप लोग दे भी रहे हैं 58% लोग। नहीं तो ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ए का फर्स्ट नहीं हो सकता, लैंग्वेज डेवलपमेंट का फर्स्ट नहीं 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 नहीं, गलत 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 जवाब दे रहे हैं आप लोग, बस आपको लगा कि यहीं फंस जाते हैं, नहीं। ए का फोर क्या है, चर्चा में पार्ट लेना, ठीक है। बी का फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग लगी होगी 100%। तो आंसर जो है वो सी सही होगा। यहां थर्ड के साथ हम जाएंगे, बहुत क्लोज है ये, लेकिन थर्ड के साथ हम यहां पे जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक ही उत्तर दे दिया है क्योंकि आसान है ना, हमें लग रहा है लैंग्वेज मतलब बच्चे का क्वेश्चन पूछना लैंग्वेज में आ जाएगा, फिर ये इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि आपको सेम ही दे देंगे, बिल्कुल मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन बी का फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ ठीक तो है, और लैंग्वेज का ए का 4, हाँ परफेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड, भाई आपको पता है ना विकास के प्रकार PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको, सोशल और इमोशनल एक साथ आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना करना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस निर्णय लेना, आर रिलेटेड टू चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, क्या शरीर से निर्णय लेगा बच्चा, या फिर बुद्धि या कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपको बताए हुए हैं। ये किसका पार्ट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे क्यों चले जाते हो, हैं कौन से नशे हैं ये दिमाग का काम है यहाँ पे। तो दिमाग का काम मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होगा, और साफ साफ लिखा हुआ है कॉग्निटिव पावर्स यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं लग रही हैं, जिसमें जिसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते, दी है तो इसको आप इंटेलेक्चुअल भी कह दो, आप इसको मेंटल कह दो, आप इसको कॉग्निटिव कह दो, ठीक है ना। दिमाग के सारे काम इसी विकास के प्रकार से होंगे, वो है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आराम से प्रैक्टिस करो, देखो कितना स्कोर कर पा रहे हो। असर्शन यानी कथन और इसका कारण, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप, यानी शैक्षणिक शिक्षा के अलावा, यानी सिर्फ एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, उसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे के सामाजिक सांवेगिक पक्ष पे, यानी कि वो ग्रुप में खेल रहा है कि नहीं, उसके इमोशंस को, उसको ठीक महसूस कैसा हो रहा है क्लासरूम में, उसको अपनापन फील हो रहा है कि नहीं, वो दोस्ती कर पा रहा है कि नहीं, आपसे एज अ टीचर अपनी बात कह पा रहा है कि नहीं, इन सब का भी ध्यान रखना है। सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने हैं उसे, ये बात एकदम सही है, ट्रू है। सेफ एनवायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देना, जिसको हम समृद्ध वातावरण कहते हैं या परिवेश कहते हैं, जहां बच्चा फल फूल सके, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका, इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। जो अनुभूति है, अनुभूति नहीं कहेंगे, कॉग्निशन को संज्ञान कहेंगे, कि संज्ञान में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी जो आपका दिमाग का विकास है या जो आपका पढ़ना लिखना एकेडमिक्स जो कि कॉग्निशन का पार्ट है,
जिसमें दिमाग का यूज आप कर रहे हैं, उसमें इमोशंस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है कि हमें सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, सोशियो इमोशनल नीड्स पे भी ध्यान देना है। उसका रीजन है कि इमोशंस और कॉग्निशन अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो दोनों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन किसकी वजह से बना? इसकी वजह से। नहीं तो ये आसान क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है, बहुत साल पहले आता था, वन लाइनर की फॉर्मेट में आ जाता था, वन लाइन में पूछ लेते थे और आपको यहां इन 4 में से कुछ चूज करना होता था। अब आपको चूज यहां से करना है, ना कि यहां से, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कई बार ऑप्शंस मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने आप में मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। डेली क्लास टाइम भाई 9 बजे का कर देंगे, सैटरडे संडे रखेंगे ऑफ। अगर मैं कभी होती हूं तो ले भी लूंगी सैटरडे संडे को। अभी 9:30 हो रही है, कभी 9:45 हो रही है, कभी 9:15 हो रही है, अभी टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। मंडे या ट्यूसडे से आपका टाइम फिक्स कर देंगे रात को 9 बजे का, जो पहले हुआ करता था फिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिटी के द्वारा पूरी तरह से क्या निर्धारित है। कलर ऑफ योर आईज, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। देखो मॉरल और सोशल तो समाज यानी एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं ज्यादा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कलर ऑफ योर आईज, आपकी आंखों का रंग, आपकी हेरिडिटी आपके माता या पिता या उन दोनों के पूर्वजों से यानी आपके फोर फादर्स से ही आया है। तो जो जेनेटिक्स से गुण हम पास डाउन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, उनको हम हेरिडेटरी गुण कहते हैं, जो सोली डिटरमाइन कौन से होते हैं, आपकी आंखों का रंग, आपकी त्वचा का रंग, आपके हेयर टाइप, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हेरिडिटी निर्धारित करती है। इंटेलिजेंस भी बहुत हद तक या आईक्यू भी बहुत हद तक हेरिडिटी ही निर्धारित करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यहां पे कि इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित करती है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं आईक्यू पूरी तरह से या इंटेलिजेंस जो है बहुत हद तक आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग का जो स्तर है कि आप एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, आपका दिमाग किस लेवल पे चलता है, वो आपके पेरेंट्स से आता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, सोलली नहीं। फिर एजुकेशन का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर आपकी मेहनत का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता, अगर सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित करती इंटेलिजेंस को। फिर ऐसा ही हो जाता जैसे आपकी आंखों का रंग, आपको कोई एफर्ट थोड़ी करना है आंखों का रंग बनाए रखने के लिए, लेकिन बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है, इसलिए इंटेलिजेंस को इसमें काउंट नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस प्रभावित होती है, लेकिन सोलली लिख दिया ना, अगर ये सोलली नहीं लिखते तो हम दोनों को साथ ले लेते, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। और बहुत सारे लोग तो आईक्यू को सही भी नहीं मानते, वो कहते हैं बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल तत्व है जिसको बढ़ाया जा सकता है सही से काम करके। बहुत हद तक नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन संभव है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, असर्शन क्या है यानी कथन है, अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन्स रोल इज टू बी इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक चोर्स लाइक सर्विंग हर हस्बैंड, लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन, कुकिंग एंड क्लीनिंग। यानी कथन क्या है कि एक पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू कामों की प्रभारी होना है, घर को संभालना है, जैसे कि अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना, है ना। अब आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा थॉट प्रोसेस है, ये है स्टीरियोटाइप वाला थॉट प्रोसेस, लिंग रूढ़िबद्धता। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आज भी इसी बात को मानते हैं, जीते हैं, है ना। और ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है कि आप इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में से कुछ नहीं है यहां पे अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन का रोल क्या है कि वो घर में रहे, बच्चों का ध्यान रखे, पति का ध्यान रखे। ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप को शो करता है। रीजन क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर बिलीफ्स held about characteristics and activity domains that are considered being appropriate for men and women। पूछा क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता उन विशेषताओं और गतिविधि डोमेन के बारे में धारणाएं हैं जिन्हें पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी ये जेंडर रोल्स हैं जो समाज बनाता है। ट्रू है ये बात एकदम, है ना। इसका जो रीजन है, इसने बताया कि ये स्टीरियोटाइप है। अगर कोई इस बात को कहता है तो ये स्टीरियोटाइप है। तो a traditional Indian women's role is to be in charge of domestic chores like serving her husband and all. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A। देखो यहां पे correct explanation का वो नहीं लिखा हुआ कि correct explanation है या नहीं है, ठीक है ना। तो A is correct and R is नहीं, वो तो फिर हम उसी सेंस में लेके जाएंगे, assertion और reasoning वाले में ही इसको आगे बढ़ेंगे।
ओहो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा किस सेंस में, उस हिसाब से जाएंगे हम। असर्शन और रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा होता तो हम कह देते ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में। पहला ऑप्शन है, इट एनहेंसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में बढ़ावा देती है। यानी वो बच्चे जिनको कोई विशेष आवश्यकता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसको हम कहते हैं, यानी किसी को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट या ऑडिटरी प्रॉब्लम, इन सब के लिए ही है। ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे के लिए है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ये इसका एक कोट है, सिद्धांत है जिसपे ये आधारित है कि हर बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, चाहे किसी को देखने में दिक्कत हो, चाहे कोई गिफ्टेड हो, चाहे कोई बहुत टैलेंटेड हो, हर बच्चा। सिर्फ स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए नहीं होता ये इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये गलत है और पूछा ही गलत था, इसलिए जो गलत है वही सही है। ठीक, फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज द शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू देयर एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी एक हमारी सोच में शिफ्ट है कि हम डिसेबल्ड बच्चों को उस तरह से ना देखें कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके पर्सनल डेवलपमेंट, उनके पोटेंशियल को निखारने की साइकी में, यानी हमारे थॉट प्रोसेस में बदलाव है। बात तो सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक नॉट एन अचीव्ड स्टेट और प्रोडक्ट। देखिए ये सारी चीजें जो, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही हो, ये सारी चीजें प्रोसेस हैं, चलती हुई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक प्रोडक्ट नहीं है, गोली खाई इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, है ना, किसी ने टैबलेट दी, सीटेट पास कर लिया आपने। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सीखना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है। इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के अंदर जो छिपी क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ना कि सिर्फ स्पेशल बच्चों की। और यही गलत है जो कि पहला ऑप्शन है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है? अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई 5 नंबर का टॉपिक है, क्वेश्चंस भी तो उसी वेटेज आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, जो टॉपिक की जितनी वेटेज है उसी हिसाब से पूरे सेट में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मेहनत लगती है लेसन प्लानिंग में, उसी हिसाब से आपके सामने फिर आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम डाल दिया जो आपके पेपर में जिस चीज की जितनी वैल्यू नहीं। मान लो कोई क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और उसको 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक सेशन में मैंने वही करा दिए जो जिसकी वेटेज ही पेपर में 1 नंबर की है, या तो फिर मैं पूरा टॉपिक अलग से वो कराऊंगी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। समावेशी मतलब जो सबको साथ लेके चले। चेंजिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट है, मौजूदा माहौल है, उसमें बदलाव, कि हम अपने थॉट प्रोसेस को अडेप्ट करें, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। वो बच्चे भी जिनको कोई दिक्कत नहीं है चलने फिरने में, और कोई बच्चा है जो बैसाखी से स्कूल आता है तो वो, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको, तो उसका मजाक ना उड़ाएं। तो ये एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में चेंज है, थॉट प्रोसेस में चेंज है, बिल्डिंग में चेंज है कि जहां सीढ़ियां हैं वहां रैंप बनवा दिया ताकि व्हीलचेयर वाला बच्चा भी जा पाए और नॉर्मल बच्चा भी, जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको चलने में दिक्कत नहीं है। तो एनवायरमेंट, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में चेंज, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स बीइंग यूज्ड, इस बार भी पूछा गया, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो आप दिमाग में बिठा लीजिए। विभेदी अनुदेशन क्या है? वेरिएड लेवल पे पढ़ाना बच्चों को। डिफिकल्टी लेवल, आप क्लास में अगर कोई जल्दी सीखता है तो उस लेवल का भी उस तरह से भी पढ़ाते हैं, उस तरह के एग्जाम्पल भी देते हैं। कोई धीमे से सीखता है, स्लो लर्नर है, उसको भी पढ़ाना है आपको। एक बैकवर्ड बच्चा है जो पीछे रह जाता है किसी भी रीजन से, उसको भी सिखाना है। कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसको भी सिखाना है। गिफ्टेड बच्चा है जो जल्दी बोर हो जाएगा अगर आसान क्वेश्चन कराते रहेंगे, उसको भी सिखाना है। तो आपको अलग अलग लेवल पे पढ़ाना आना चाहिए, उसी को डिफरेंशिएटेड टीचिंग कहते हैं, कि आप सिर्फ एक ही मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, सबको एक डंडे से नहीं हाँकते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग। देखिएगा, जवाब दीजिए, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, मुझे पता है आप लोग कर देंगे इसको सॉल्व। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ो और जवाब दो। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। देखिएगा, थियरी क्लास यार ऐप पर चल रही है, दोनों जगह करा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस भी करानी है। क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए फिर आप या तो प्रीवियस वीडियो या फिर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं करियर विल पे। देखना एक बार, असर्शन क्या है? हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यानी डिफरेंट तरह के बच्चे होंगे,
बैच वालों को पता होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक कराया था कल। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मामला है कि सारे बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं हो सकते। किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में, किसी का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सीखने का स्तर, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। और ये एक साथ डिफरेंसेस वाले बच्चे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, विभिन्नता में एकता की, तो इनको सबको साथ लेके चलना एक अच्छी बात है कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। ट्रू, सही बात है। रीजन क्या है इसका? ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। ये कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें ये सब तरह के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले बच्चे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, यानी जिनको देखने में समस्या है। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि हर तरह के बच्चे पे हम ध्यान देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये सबको इंक्लूड करना, सबका समावेशन। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन यहां पे सही है, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, एक ट्राई जैसा। ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगना चाहिए। क्या पूछा है फटाफट से देखिएगा। अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी एक शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। रचनात्मकता क्या होती है? कुछ नया करना, कुछ नोवल करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ हटके करना, जिसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचे। डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। अपसारी चिंतन से बोला हुआ है आपको, डीसी साथ जाता है ना कि सीसी। सीसी बोले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाती, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग सी यानी क्रिएटिविटी के साथ जाती है। ऐसे शॉर्ट फंडे बहुत सारे आपको याद करा दिए जाएंगे, पेपर तक दिमाग में बैठ ही जाएंगे। ठीक है ना? तो डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन देम, यदि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस विकसित करेंगे, यार कुछ नया सोचो, कुछ कोई भी प्रॉब्लम है कुछ नए तरीके से करके दिखाओ, ये काम डिफरेंट तरीके से करके दिखाओ। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देंगे कि मैम इस काम को ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो आप सुन रहे हैं, बेशक हो सकता है वो आइडिया काम करना हो। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही बातें सही हैं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी उपयुक्त तो दोनों। ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से जवाब देंगे। ये कहता है अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच देयर इज डिफिकल्टी अटैचिंग मीनिंग टू साउंड ग्रुप्स दैट फॉर्म वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड स्टोरीज इज नोन एज। एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आ जाती है? ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म है, इसको दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में। और इसमें कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, है ना, डिस्टोपिया, और भी बहुत सारे हैं, डिस्प्रैक्सिया। ये सारे क्या हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है? अब इसमें आप लोग गड़बड़ करते हुए नजर मुझे आ रहे हैं, गलत जवाब आपने दे दिया है। देखिए, एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई। आप ये मिस कर गए, यहां आपने रट्टे लगा लिए कि साउंड के साथ वर्ड जोड़ने में दिक्कत हो रही है या लेटर जोड़ के पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये तो डिसलेक्सिया होगी, बस पढ़ने की बात हो रही है। जबकि यहां अर्थ को समझने में भी दिक्कत है। यहां पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन अटैचिंग मीनिंग टू साउंड। सिर्फ लेटर को साउंड के साथ जोड़ने में दिक्कत नहीं है, मीनिंग को भी जोड़ने में दिक्कत है ना? चाहे वो वर्ड्स का हो, सेंटेंसेस का हो या स्टोरीज का हो। ठीक, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में जाएगा, LPD बोलेंगे इसको, ना कि डिसलेक्सिया में। ठीक है? क्योंकि ये मीनिंग की बात होगी, अर्थ जोड़ने की बात हो रही है। सिर्फ लेटर को, बी को डी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, उसको अगर वाटर लिखा हुआ तो इसका मीनिंग भी एसोसिएट करने में दिक्कत हो रही है। जबकि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को करेक्ट ही करने में दिक्कत हो जाएगी। वो 100 को वॉज पढ़ लेगा, रिवर्स पढ़ लेगा कई बार, है ना? वो साउंड और लेटर को नहीं जोड़ पाता। यहां पे मीनिंग को समझने में भी दिक्कत है, यानी लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है। भाषा प्रसंस्करण विकार कहेंगे इसको। इसमें एक प्रकार होता है जिसमें सुन के समझने में दिक्कत होती है, APD कहते हैं उसको, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इसमें भाषा को समझने से लेके, सुनने से लेके सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है ना? तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। डिसलेक्सिया तो एक छोटी सी चीज हो गई इसके सामने, मतलब यहां पे एक टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। पोल आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये रे सुल्तान वाली बात है, फटाफट से जवाब दे दो। हुर्रे मेरा सही था, तिवारी कह रहे हैं। ठीक है जी। बीएड का एग्जाम भी आ गए हैं और अब सीटेट भी आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एग्जाम दे लो बीएड के, साथ में बस क्लास अटेंड करते रहो, अगर शाम की 1 घंटे की क्लास में अटेंड कर पा रहे हो, है ना, या वीकेंड्स पे पढ़ाई कर लो। ठीक, दोनों ही चीजें करनी, कोई बात नहीं। बीएड के एग्जाम कब खत्म होंगे? फटाफट से जवाब दो। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग,
देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों को कैसे हम शामिल करें क्लासरूम में, समावेशित कैसे करें, कौन सी टेक्निक प्रभावशाली है। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज में कई तरह की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं बच्चों को, पढ़ने लिखने सुनने से लेकर के कई तरह की। यूज ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, भाई सामग्री को दिखाने के या पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, आप उसको सुना करके समझा सकते हैं, है ना। अगर उसको लिखने में दिक्कत है, डिस्ग्रेफिया है, तो आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं या ओरली उसको कोई प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के, कंटेंट को दर्शाने के। प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, IEP कहते हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत काम का होता है। ये प्लान्स होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिनको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना कहते हैं, यानी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चों के लिए, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बनाए जाते हैं व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। तो जिस बच्चे में जो क्षमता है उस तरह से उसको डील करने के लिए एक लेसन प्लानिंग आपने अलग से बनाई हुई है, ये भी पॉजिटिव होता है। प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स, अब आपको ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट ओरिएंटेड या आउटकम ओरिएंटेड पे नहीं चलना, प्रोसेस ओरिएंटेड पे चलना है, प्रक्रिया पे ध्यान देना है लर्निंग की, ना कि नंबर कितने आए। तो ये आउटकम ओरिएंटेड नहीं कि कितने % आए। सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना, यानी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, सबको सेम मेथड से पढ़ाना, सब बच्चों के लिए सेम स्टैंडर्ड सेट करना, ये सुनने में अच्छा लगता है नहीं। तो ये दोनों तो गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड ही सही है, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है, और आप लोग 42% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी स्कूलों में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्न में से किस कारक से प्रभावित होगा। कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा सीखने को स्कूल्स में, लर्निंग को। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, परिवार द्वारा सामाजिकरण, यानी परिवार में वो कैसे कहाँ बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कोई घर पे आए तो नमस्ते करते हैं, है ना, दादी नानी चाची कहानियां सुना रही हैं, पापा स्टोरीज सुना रहे हैं, तो ये सबसे सामाजिकरण हो रहा है और सीख भी रहा है बच्चा। बात तो ठीक है ना, तो ये बात तो सही है। पीयर रिलेशंस, जो अपने सहपाठी हैं, उसके दोस्त हैं स्कूल में, क्लासरूम में, आसपास मोहल्ले के भी दोस्त हो सकते हैं पीयर्स, उनसे वो कुछ कुछ चीजें सीखता है, उनसे भाषा से लेके खेल से लेके बहुत सारी बातें वो करता है, तो ये बात भी सही है, ये भी लर्निंग में हेल्प करेगा। कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य, जिस संस्कृति में आप रहते हैं वहां के किस्से कहानियां पहनावा बहुत सारी चीजें ये भी प्रभाव डालती हैं। सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों का स्वाभिमान या कि उनका ये बिलीफ कि वो कुछ कर सकते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है, ये बहुत महत्व डालती है। अगर आप बच्चे को बचपन से ही अगर वो टॉक्सिक माहौल में है, टॉक्सिक बोले तो जहां वायलेंस देखा है उसने, उत्पीड़न देखा है अलग अलग तरह का, तो हो सकता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम पे या सिर्फ बचपन से मारपीट ही होती रही है उसके साथ, तो उसके, हमारे यहाँ हालांकि भारत में ये बहुत कॉमन है, हमसे पहली जनरेशन में तो बहुत ही कॉमन था कि बच्चों को मारना पीटना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, आज भी बहुत सारी जगह पे यही हालत है। लेकिन इससे क्या होगा, सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ता है बच्चे की, उसका खुद में कॉन्फिडेंस या वो उसका खुद में विश्वास कि वो कुछ कर सकता है, इस चीज पे प्रभाव पड़ता है। तो चारों बातें यहां सही है, ये चारों ही लर्निंग को यानी बच्चे के सीखने को प्रभावित करेंगे आगे जाके, तो चारों ही सही हो गए, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। पहले तो ये भी होता था कि मेरे और आपके पेरेंट्स के जमाने में हो सकता है कुछ लोगों का की किस्मत ज्यादा खराब रही हो, अगर इस मामले में कह सकते हैं रैंडमली, है ना। वैसे किस्मत में ज्यादा विश्वास मेरा कोई है नहीं, तो अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये कह दिया जाता था कि भाई स्कूल में मास्टर जी को या मास्टरनी को कि हड्डी हमारी और खाल आपकी, अपना ठीक से हिसाब किताब कर लेना, तो वो वाले, लेकिन वो हेल्दी नहीं है बच्चे के लिए, वो चीज बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 13। व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग ऑन द सेम आंसर्स फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों से एक ही जैसे उत्तर पे आप जोर दे रहे हैं कि सबको एक ही तरह का उत्तर देना चाहिए। क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि सबसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम तरह का उत्तर दे, यानी बच्चे रोबोट बन जाएं, अपना दिमाग ही ना लगाएं, अपने एग्जाम्पल्स ही ना दें, तो ये रट्टाफिकेशन है। इट विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम लिसनिंग टू द टीचर, यह बच्चों को शिक्षक की बात सुनने से हतोत्साहित करेगा। नहीं, शिक्षक की बात ही तो सुन रहे हैं वो, अगर वो सेम उत्तर दे रहे हैं तो शिक्षक की बात ही तो सुनना सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इट विल स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग इन द क्लासरूम, यह बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा। शिक्षक ने ये थोड़ी कहा है कि जवाब ही नहीं देना है, बट सबके जैसा देना है, एक ही जवाब देना है, तो जिससे एक ने सुन लिया सारे बच्चे वही जवाब देने लगेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बोलना ही बंद हो जाएगा।
कुछ हद तक एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है बट नहीं। इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। ये सही उत्तर है कि ये बच्चे की खुद की समझ, खुद की सोच, खुद की कल्पना शक्ति, वो इमेजिन करता, कुछ नया जवाब लेकर के आता, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता, कुछ उदाहरण देता अपने जीवन के अनुभव के आधार पे, वो उससे रोक देगी ये चीज। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो कहा है जो किताब में लिखवा दिया है, जो नोटबुक में लिखवा दिया है, वही जवाब बिल्कुल उल्टी करके आना है, यानी उसी को उगल देना है पेपर में। एक शब्द भी इधर उधर किया तो नंबर कट जाएंगे। तो इससे बच्चा अपना दिमाग लगाना ही छोड़ देगा, रट्टे पे ध्यान जाएगा, बस रोट लर्निंग हो जाएगी फिर तो इससे ये नुकसान होगा कि वो अपनी इमेजिनेशन जो उसकी हो सकती थी, उसकी क्रिएटिविटी निकल करके नहीं आएगी। इट विल एनकरेज चिल्ड्रन टू कॉपी फ्रॉम अदर्स। ये तो कोई मतलब इतना पॉजिटिव बात है ही नहीं। मेन मुद्दा है ये कि उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन दब जाएगी। कॉपी करने के लिए वो एनकरेज करेगा और ये सब सेकेंडरी बातें। मुद्दे की बात है सी ऑप्शन। ठीक, तो कुछ ऑप्शंस तो आपको जस्ट भटकाने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। अब इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग कह लीजिए। आप ये क्वेश्चन आता ही है, पहले से आता है ये। क्रिटिकल थिंकिंग पे अब ज्यादा जोर आ गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, बट थिंकिंग स्किल पे क्वेश्चन हमेशा से आता है सीटेट में, इवन क्रिटिकल थिंकिंग पे भी। ठीक है ना? आ जाओ पढ़ लो। शादी में सुंदर लग रही थी, अब हो गई उस बात को, पुरानी बात हो गई वो, है ना? शादी हो गई, मेरी नहीं, सिस्टर की। ठीक है ना? थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता मुझे, हाँ ये मत कह देना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ठीक, बट एक काम करो, अब जवाब दे दो, नहीं तो पेपर आ रहा है, फिर आप पेपर में सुंदर नहीं लग पाओगे। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच कौशल या चिंतन कौशल का विकास करा पाएंगे या बढ़ावा दे पाएंगे कि बच्चे की सोचने की क्षमता पे प्रभाव पड़े? बताओ एक बार। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ है। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न कि आपकी क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेकर के, है ना? आपकी क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेकर के। कोई कह रहा है लहंगा कितने का था। संडे वार्ता में करेंगे ऐसी फालतू बातें, पढ़ लो अभी। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न मतलब जहां पे आप बच्चे की ओपिनियन मांग रहे हैं। ओपिनियन से रिलेटेड इस बार भी एक क्वेश्चन था ना, क्योंकि ओपिनियन फॉर्म करने में आपका दिमाग लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे की ओपिनियन क्या है, इस पे सोचना पड़ेगा। एक तो मुझे पता नहीं क्या डिसलेक्सिक जैसी बिहेवियर हो रहे हैं आजकल, मेरे स्पेलिंग इधर उधर हो गई दिमाग में, है ना? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न। क्लोज्ड एंडेड में कोई सोचना डेवलप नहीं होता, क्लोज्ड एंडेड है, यस और नो, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी यस और नो या फैक्चुअल क्वेश्चन में आपका अपना दिमाग नहीं लगता। देश की राजधानी क्या है आप फटाफट से बता देते हैं, दिल्ली है, तो ये इसमें आपका दिमाग नहीं लगा, ये फैक्ट है। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? ठीक है इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, यानी सिर्फ पढ़ के ही क्वेश्चंस कर पाए वो नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्स, उनका क्या विचार है, उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो इसमें उनकी थिंकिंग प्रोसेस निकल करके आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। समस्या समाधान दृष्टिकोण में अपनाए गए चरणों को सही क्रम में लगाना है आपको। पहला ऑप्शन है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना। अगर इसमें अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम होता तो वो नंबर 1 हो जाता, क्योंकि पहले आप समस्या के प्रति जागरूक भी हैं या नहीं, कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है स्कूल पेपर में, इस बात को लेके आप अवेयर भी हैं कि नहीं, पहले तो वो स्टेप हो जाता। लेकिन वो यहां दिया नहीं हुआ, क्योंकि इसके कई सारे स्टेप्स हैं, कोई फिक्स स्टेप नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग के यानी समस्या समाधान के स्टेप्स या चरण दिए हैं। यहां पे हमें अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा, हमें आ रहा है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तो हम इसको फर्स्ट बना देंगे। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम। तो आप डिफाइन करेंगे कि पेपर में आपका 2.5 घंटे का पेपर है, यानी 150 मिनट मिलती है सीटेट में। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाए, कहां समस्या थी? तो आप बताएंगे ईवीएस के छूट गए थे, इंग्लिश के पैसेज में ज्यादा टाइम लग गया था, गलत लैंग्वेज भर दी थी। तो आप डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम को और डिटेल में बता रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। भाई प्रॉब्लम को पहले समझेंगे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं कि ये प्रोबेबल रीजंस रहे होंगे। जैसे कोई कह रहा है 3 बार से पास नहीं हो पा रहा हूं, तो आप प्रोबेबल रीजन लगाइए कि आपने पढ़ाई कम की, आपने सही जगह से ठीक से पढ़ा के नहीं पढ़ा, आपने प्रैक्टिस कम की थी, या फिर आपने ओएमआर शीट कभी लगा के ही नहीं देखी। ये प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं आपके फेलियर के या पेपर टाइम पे ना हो पाने के।
ये बात सही है कि प्रैक्टिस की कमी है, तब भी आप स्लो रह जाएंगे, पेपर का टाइम निकल जाएगा। अगर आपने कभी OMR प्रैक्टिस ही नहीं की, प्रीवियस ईयर देखे ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, आप सोच रहे हैं वन लाइनर आएंगे, पेपर में पूरी कहानी आ रही है क्वेश्चंस की, तो आपको परिकल्पना क्या होती है, आपके थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे आप हाइपोथेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं फेलियर के, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब ये जो परिकल्पना आपने की है, इसको टेस्ट भी तो करोगे कि क्या ये सही है या नहीं है, तो डिफरेंट तरीके लगाओगे, ये भी बात हो गई। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन, जो साक्ष्य आया है उसका विश्लेषण, और फिर जाकर क्या फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन। देखो, टेस्ट करने के बाद हाइपोथेसिस, आप कंक्लूजन पे चले जाते हैं, और कंक्लूजन निकालने के बाद फर्स्ट ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देख लेते हैं भाई, रुक जाओ। फर्स्ट ऑप्शन है ABCDE, यानी जैसे ही लगे हुए हैं वैसे ही लगा दो, ये कह रहे हैं आप लोग। देखो बी और ये बी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सी क्या है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, फिर सीधा ई पे चले गए, यानी एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। ए के साथ ही चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एनालाइज किया और फिर आपने फॉर्मुलेट कर दिया जो भी आपकी हाइपोथेसिस थी, जो भी रीजंस थे उनको, और फिर आप एक कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ इसी वजह से हम फेल हो रहे थे, या फाइनल कंक्लूड कर पाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कि बच्चों में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ावा मिले, कि बच्चा प्रश्न पूछे और अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे, जिससे उसके डाउट्स क्लियर हो या अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पहला ऑप्शन है स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त कर दो। बच्चे बता रहे हैं मैं बताऊं, आपने कहा नहीं ये है इसका उत्तर, बात खत्म। अब आपने सही उत्तर पहले से ही दे दिया, तो बच्चा कहां से क्वेश्चन पूछना सीखेगा या कहां से उसके आंसर तक पहुंचेगा। क्वेश्चनिंग स्किल में तो आप प्रोब करते जाते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। प्रोबिंग बोले तो और गहराई में, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं सीधा आंसर मार दिया दे करके कि लो भैया ये है सही आंसर, फिर तो बच्चा सोचेगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। एनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचना, इसको हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग इतना पॉजिटिव है कि इससे ज्यादा पॉजिटिव, या जो आजकल सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं ग्रीन फ्लैग, जवाब हो ही नहीं सकता। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहता है। 99.99% केसेस में डाइवर्जेंट थिंकिंग की कहानी वो नहीं है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, बहुत रेयर ही डिस्करेज लिखा हो तब गलत हो सकता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है। अलग अलग दिशाओं में सोचना। मॉडल गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स, आप बच्चे को अच्छी क्वेश्चनिंग स्किल्स का उदाहरण पेश कीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे से एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फिर अगर किसी ने जवाब दिया तो उस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये है आदर्श प्रश्न पूछने का तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं आप। रिस्पॉन्ड इन एन एनकरेजिंग वे, उत्साहजनक तरीके से जवाब दें कि आप भी एक्साइटेड हैं जवाब देने के लिए। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही हैं, बट इस तरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। क्या गलत पूछा था, सही पूछा था इन्होंने। इज आर गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, नहीं फर्स्ट तो कभी नहीं होगा। फर्स्ट तो जहां जहां है वहां से हटा दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिल गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 75% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्या कहता है भाई, देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उदाहरण कौन सा है। बाल केंद्रित मतलब जहां बच्चा सेंटर में है, इसको लर्नर सेंटर्ड भी कह सकता है, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात बराबर ही है कि बच्चे को सेंटर में रखना है। जॉन डुई को याद कर लीजिए। चिल्ड्रन रिट्रेट दी स्टोरीज ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इन दी क्लासरूम, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कहानी दोहराते हैं जो टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने सुनाई है। चलो ठीक है। चिल्ड्रन शेयर एंड इंटीग्रेट स्कूल नॉलेज विद देयर एक्सपीरियंसेस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, बच्चे स्कूल के अंदर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूली ज्ञान को जोड़ते हैं और साझा करते हैं, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इससे बेहतर है ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे बेहतर ऑप्शन चाहिए, है ना। चिल्ड्रन वर्क टुगेदर एंड इन ग्रुप्स टू लर्न एनी सब्जेक्ट, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, लेकिन इसके जितना नहीं है जिसमें वो खुद से अपने किताबी ज्ञान और बाहर के जीवन से जोड़ करके साथ में एक नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है। चिल्ड्रन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स एंड टीचर्स इन द क्लासरूम, जो बच्चे हैं वो साथियों और शिक्षकों के साथ जो है अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चा एक्टिव होगा या उसका नॉलेज का निर्माण होगा वो होगा ये जो रियल लाइफ से जोड़ने को लेकर के आपका एनसीएफ भी जिसको कहता है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में, वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार।
ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश एंड दीज आर लर्न्ड डैश। पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाएं, कि तुम पुरुष हो तो ये कपड़े पहनोगे, ऐसे चलोगे, ये काम करोगे, महिला हो तो ये करोगी, ऐसे करोगे। तो ये जो पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है डैश के माध्यम से। पुरुष और महिला होने के साथ अपेक्षा जो जुड़ी हुई है, क्या है ये, सोशल कॉन्टेक्स्ट है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज ने बना दिया है ना, तो जेंडर रोल कहते हैं इनको। ठीक, ये बात तो सही है। ये क्या है, जेंडर रोल है। और क्या है, आर रेफर्ड टू एज, इनको स्टीरियोटाइप भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंसी हटा देते हैं। जेंडर बायस मेनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं ऐसा नहीं है, ये सेकंड वाला ऑप्शन गड़बड़ हो जा रहा है, बाकी के फर्स्ट तो ये भी चल जाएंगे, इसको जेंडर बायस स्टीरियोटाइप में भी डाल सकते हो, इवन स्टीरियोटाइप में तो डाल ही सकते हो, लेकिन इनको जेंडर रोल्स तो कहते ही कहते हैं, ये बात सबसे आसान है समझना। अब जेंडर रोल्स में स्टीरियोटाइपिंग अगर हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ठप्पा लगा दे कि ये काम यही करेगा, तो वो स्टीरियोटाइप में चला जाएगा। जेंडर रोल्स कहते हैं दीज आर लर्न्ड, कहां, जेंडर रोल्स कहां सीखे जाते हैं, थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड। बचपन से ही, अरे तुम लड़की हो धीरे बोलो, है ना, ये करो, उल्टे जवाब मत दो, ये क्या है, जेंडर रोल्स में टाइपिंग की जा रही है आपकी, जेंडर रोल टाइपिंग कह देते हैं फिर उसको, और फिर वो अंतर क्रिएट करती जाती है तो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देगी। तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही है, क्योंकि ये बचपन से लेकर अडल्टहुड तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके सेकंड ऑप्शन सही नहीं थे, नहीं तो ये यहां पे स्टीरियोटाइप भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन सेकंड पार्ट सही नहीं है, उन्होंने कह दिया सिर्फ चाइल्डहुड तक। चाइल्डहुड तक कहां है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। यानी बच्चों में विविधता होगी, इस बात को लेकर के एक सम्मानजनक विचार कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी बुद्धि के बारे में, यानी इंटेलिजेंस को विविधता के रूप में देखा जा सकता है शिक्षार्थियों के बीच, इसका समर्थन कौन करता है कि इंटेलिजेंस में भी विविधता पाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, कि बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, जबकि ज्यादा प्रभावित होती है आनुवंशिक कारकों से। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ये कहना गलत होगा। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एनवायरमेंट से भी प्रभाव पड़ेगा। भाई आंखों का रंग तो ऐसा ही रहेगा, आप चाहे स्कूल जाओ मत जाओ, मुंह धो मत धो, आंखों का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा ना। लेकिन इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ी है, इंटेलिजेंस पे अगर आप काम नहीं करोगे, एज के साथ सीखोगे नहीं, माहौल नहीं दोगे, तो वो विकसित नहीं हो पाएगी ठीक से। तो ये बात गलत हो जाएगी कि एनवायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। आईक्यू टेस्ट आर दी ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ये एकदम नेगेटिव बात है। जो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। यही मल्टी डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट पे हार्वर्ड गार्डनर ने बात किया, आपके सिलेबस में सीटेट के बिल्कुल लिखा हुआ है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। यानी बुद्धि के कई आयाम हैं, अलग अलग प्रकार से बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई एकेडमिक्स में अच्छा होगा, तो वो सब इंटेलिजेंट हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन, 8 प्रकार की बुद्धि बताई भी हुई है गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नए पुराने अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब मिक्स करके मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेंगे सिलेबस से ही। आप किसी के लिए भी देख लो, कोई कह रहा है कि मैम चंडीगढ़ जेबीटी के लिए देख सकते हैं, किसी भी पेपर के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस, जहां भी पेडागोजी आ रही है, चाहे वो DEET+ भी हो, KVS हो, ये टॉपिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए। है पर्टिकुलरली सीटेट को लेकर के 30 क्वेश्चंस का सेट, लेकिन ये टॉपिक्स जहां जहां कॉमन है वो सारे लोग देख सकते हैं, और पेडागोजी में ये टॉपिक कॉमन ही रहते हैं। इसीलिए सीटेट को बेस कहा जाता है कि आप पहली सीढ़ी है, बेस बना लीजिए, आगे तक हेल्प मिलती है इन टॉपिक्स की। क्योंकि जेंडर है, सोशलाइजेशन है, इंटेलिजेंस है, ऐसे कितने टॉपिक हैं, डेवलपमेंट है, जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो सामान्य बुद्धि की जो अवधारणा है कि बुद्धि एक ही एक जनरल तत्व होती है, सामान्य तत्व होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसको क्रिटिसाइज किसने किया और वैकल्पिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने तो जनरल और स्पेसिफिक पे बात की हुई है, जनरल इंटेलिजेंस पे बात इन्होंने ही की बल्कि। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ही बचते हैं यहाँ, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और एक जनरल इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज किया है, या आईक्यू को भी क्रिटिसाइज किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल, ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार कितने तरीके से सीटेट में रिपीट होता है। अब जो क्वेश्चंस होते ही रिपीट हैं उनको अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नुकसान है, कि हम सिर्फ नए क्वेश्चन करते चले जाएं या सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करते चले जाएं जो आज से पहले नहीं पूछे, जिनकी संभावना कम है, और जो प्रीवियस ईयर है उनको हम बिल्कुल रिवाइज ना करें। इसलिए एक सही बैलेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 2, 4, 6 होने चाहिए एक सेट में, ठीक है ना।
तो कैरल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग को जो क्रिटिसाइज किया उन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी हैज बीन क्रिटिक्ड बाय कैरल गिलिगन फॉर, कैरल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई है। ये हर बार आता है क्वेश्चन, अब लगभग पिछले कई सालों से तो लगातार आता है। नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस, के इन्होंने विश्लेषण के तरीके नहीं अपनाए। एक दो ही बातें हैं, एक है इन्होंने फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा, यानी फीमेल्स की मॉरलिटी केयर बेस्ड होती है, इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से यही है, जेंडर बायस थ्योरी है, ये कहा है, ये दो बातें हैं। इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क में जो लिंग भेद है कि महिलाएं अलग तरह से तर्क करती हैं क्योंकि उनकी जो मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड ज्यादा होती है। या इन्होंने एक भी सैंपल नहीं लिया जो फीमेल का हो, सारे मेल्स के सैंपल के आधार पर थियरी बना दी। जब ये थियरी बना रहे थे तो सारे मेल स्टूडेंट या मेल सैंपल्स को ही इन्होंने लिया, तो ये बात सही है। स्टेज थियरी पे, कलेक्टिंग डेटा, इन सब पे नहीं किया, सिंपल जेंडर वाली बात पे और फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा, जेंडर बायस थियरी है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्या कहता है, प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस और मैथमेटिक्स मे गिव प्लेजर टू द प्यूपिल एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही शी इज मोटिवेटेड टू अंडरटेक सिमिलर एक्टिविटीज ऑन हिज और हर ओन। दिस गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अच्छा क्वेश्चन है। मोटिवेशन पे भी इस बार दो सवाल आए दोनों ही सेट में, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए हम ये 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये गलतफहमी मत रखिएगा कि ये सिर्फ पेपर 1 है या पेपर 2 है, सिलेबस सेम है, लेवल भी उसी तरह का रखा जाएगा। विज्ञान व गणित में कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट किया एक बच्चे ने तैयार और विद्यार्थी को खुशी मिली जब उसने वो प्रोजेक्ट बनाया तो उसको बड़ा मजा आया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसको बड़ा मजा आया और वो अब खुद से भी इस तरह की एक्टिविटीज करने लगा है या करने लगी है। ये कौन से प्रकार की अभिप्रेरणा है? 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में रीजन अंदर होता है, एक्सटर्नल में रीजन बाहर होता है। बच्चे के किसी भी काम, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसको जरूरत तो नहीं थी कि वो इस तरह की एक्टिविटी फिर से करे, लेकिन उसको मजा आया, यानी जॉय के लिए वो कर रहा है, रीजन अंदर है। रीजन अंदर है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक नहीं है। वो प्रोजेक्ट करने के बाद उसको लगा कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, नंबर के लिए नहीं, प्रोजेक्ट तो हो सकता है खत्म हो गया, वो फिर भी वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन है। इसमें आप लोग बोथ की तरफ भागे हुए हैं, लेकिन बोथ नहीं होगा इसमें जवाब, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है इसका रीजन। देखो, पढ़ो फिर से क्वेश्चन को। विज्ञान गणित में कोई भी एक प्रोजेक्ट किया, बच्चे ने परियोजना तैयार करने से विद्यार्थी को खुशी मिली, जॉय, नंबर की बात नहीं हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियां करता है। वो प्रोजेक्ट करना एक्सटर्नल काम होगा, लेकिन उसको खुशी मिली है, जॉय मिला है, इंटरनल। अब उसके बेस पे वो आगे ऐसे और प्रोजेक्ट्स कर रही है अपनी मर्जी के लिए, स्कूल वालों ने नहीं कहा। तो ये गतिविधि जो है, यह दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा का वर्णन करता है? भाई, ये आंतरिक प्रेरणा है कि उसको खुशी मिली। मिला क्या? अगर बाहरी चीज मिली होती, कोई रिवॉर्ड, नंबर, मार्क्स, इस तरह का कोई शील्ड मिली होती, तो हम कहते हैं ये एक्सटर्नल है, या दोनों भी है, क्योंकि खुशी भी मिली और शील्ड भी मिली। यहां सिर्फ खुशी के मिलने पे बच्चे ने आगे वो काम किया है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है केवल एक में। ठीक है जी, हिंदी में मैंने ठीक कर दिया, वहां 1 मिसिंग था। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए एक बार। मिस प्रेरणा वुड लाइक हर स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड टू डू देयर वर्क विदाउट ब्राइबिंग देम with treats or promises of extra recess time. Which one of the following is the type of motivation she should encourage in her students? पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सेट में भी 2 क्वेश्चन डाले हैं आपके मोटिवेशन के। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का आता है, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 आउट ऑफ 30 सीरीज का मतलब ये नहीं बस 30 क्वेश्चन उठाए कुछ भी और करा दिए। जिस तरह से पेपर बनता है उसी तरह के क्वेश्चन उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है ना? रिवॉर्ड और गिफ्ट के लिए होता है एक्सट्रिंसिक। हाँ बिल्कुल अनन्या। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, 55% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। देखो समझते हैं कहानी क्या है। मिस प्रेरणा चाहती है, मिस प्रेरणा क्या है? टीचर हैं, उनके छात्र उन्हें रिश्वत या अतिरिक्त अवकाश के लिए, या रिसेस टाइम मतलब लंच टाइम को और 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया जाए इसलिए, या उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको प्राइज मनी मिलेगा, उनको फर्स्ट आएंगे वो, उनको स्टार मिलेगा, इन सब के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप से काम करें, इन सबके बिना काम करें। तो वो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहती हैं? वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और आपको बेहतर भी यही होती है पॉजिटिव। इंटरनल जिसका रीजन हो, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ कंट्रोल, जिसका रीजन इंटरनल होता है। और ये लंबी रेस का घोड़े वाली बात है कि ज्यादा लंबी चलती है, इंटरनल मोटिवेशन ही बेटर है। बाहर तो आज चॉकलेट मिल रही है, कल को चॉकलेट से बड़ा कुछ चाहिए होगा, परसों कुछ और चाहिए होगा, तो अंत नहीं होता। यहां पे इंटरनल जॉय आपको मिलता है जब आप कोई काम करते हैं।
ठीक है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, यहाँ पे खाली लोकस ऑफ कंट्रोल लिखने से कुछ नहीं होगा। इंट्रिंसिक, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है सेंटर क्या है मोटिवेशन का, तो इंटरनल में इंटरनल, इंट्रिंसिक में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल में एक्सट्रिंसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या कहता है भाई ये, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। बच्चे औपचारिक एजेंसियों के माध्यम से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य और रीति रिवाजों को सीखते हैं। औपचारिक एजेंसीज क्या है? औपचारिक एजेंसी स्कूल हो सकती है, औपचारिक एजेंसी लाइब्रेरी हो सकती है, औपचारिक एजेंसी कोई ट्रेनिंग दिला रहे हैं आप बच्चे को कोई म्यूजिक की या किसी भी चीज की, वो सब औपचारिक एजेंसी है फॉर्मल, जहां पे रूल्स हैं, यूनिफॉर्म है, सारी चीजें हैं। तो ओनली थ्रू फॉर्मल नहीं भाई, हम तो जीवन से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, वैल्यूज हुई, नॉलेज हुई, ज्ञान तो आप, स्किल्स भी आप अपने दोस्तों से सीख लेते हैं। वो नाव बनाना बचपन में कागज की, कौन सा फॉर्मल एजेंसी में सीखा था? दोस्तों से सीख लिया, टीवी से सीख लिया। तो इनफॉर्मल से भी सीख लेते हैं हम, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से सीखते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो गलत है। सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वेल प्लान्ड मैनर। इस बार के क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन है जिसमें एक लाइन ऐसे ही पूछी हुई है, इसके जैसा सा ही क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन को लीनियर प्रोसेस कह दिया गया। सोशलाइजेशन लीनियर प्रोसेस नहीं हो सकती। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, देखो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, आज 2 फिर कल भी 2, 2 4 6 ऐसे बस हर दिन बराबर चलता रहेगा। लीनियर नहीं होती, और इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, रेखीय नहीं होती, स्पाइरल होती है। कोई भी प्रोसेस, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, यानी अधिगम हो, विकास हो, मैच्योरिटी हो, चाहे वो आपकी कोई भी प्रोसेस का नाम ले लो आप, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण हो, चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर लें, प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स होती हैं, सिंपल नहीं होती, लीनियर नहीं होती, रेखीय नहीं होती, स्पाइरल होती हैं, आगे पीछे। एक दिन आप कुछ सीखते हैं, दूसरे दिन डाउट आता है, सर में दर्द रहता है, तीसरे दिन जाके क्लियर होती है, तब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये लीनियर प्रोसेस जैसा कुछ नहीं होता। और इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो जो टीवी में नहीं चलता रहता, हार्ट बीट चलती रहती है एक व्यक्ति की, जैसे ही वो डेड हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, टाटा बाय बाय फिनिश। तो लीनियर नहीं होगी लर्निंग या कोई भी प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन भी सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। समाज बदलता रहता है समय के साथ, नियम बदलते रहते हैं, सही और गलत का मीनिंग बदलता रहता है। तो दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बातें यहां गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 सवाल और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन पियाजे's कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development। 4 स्टेजेस हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थियोरी में। SPCF से आपको याद कराया हुआ है, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। S फॉर सेंसरी मोटर, संवेदी परख, जन्म से 2 वर्ष। P फॉर प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल C से मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसके दिमाग का विकास होगा पियाजे के अनुसार। कैसे? बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स का कॉन्सेप्ट वाइगॉस्की लेकर के आए हैं कि अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों में चर्चा करो, बैठो तो आप भी सीख जाओगे, ये वाइगॉस्की कहते हैं। पियाजे कह रहे हैं अपने एनवायरमेंट में एक्टिविटी करते हुए, वो पेन के साथ खेल रहा है तब भी वो अपनी समझ बढ़ा लेगा, जरूरी नहीं है वहां पे मोर नॉलेजेबल अदर ही हो कोई। तो पर्यावरण भी यहाँ पे शामिल है, फिजिकल एनवायरमेंट भी, सिर्फ सोशल नहीं, ठीक है ना। इमिटेशन, नकल करके, रिवॉर्ड के थ्रू, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात पियाजे वाइगॉस्की करेंगे नहीं, ये बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने इसी तरीके से 2 क्वेश्चन कम से कम डाले हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। यानी बच्चे जो हैं वो ऑपरेशंस पे यानी संक्रियाओं पे काम कर सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है लॉजिक। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाएगी। तो हाइपोथेटिको लिखते ही तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है, और ऑपरेशंस पे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब लॉजिक के परे चले गए, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। 11 से 15 वर्ष। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती ही यहां है, अगर आप पहले ऑप्शन में कंफ्यूज थे तब भी सेकंड से आप पता लगा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन वाइगॉस्की का उठाते हैं। डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगॉस्कीज थियरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के दिमाग के विकास पे ही थियरीज दी है, चाहे वो पियाजे हो या वाइगॉस्की हो। पियाजे की थियरी का नाम ही है पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वहीं वाइगॉस्की की थियरी का नाम है वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो इनकी थियरी के नाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये है संज्ञान यानी बच्चे की समझ के विकास को लेकर के ही ये थियरी बनाई गई है। तो आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, BPL होता था ना, बिलो पॉवर्टी लाइन,
उसी तरह से हमने यहाँ पे SCL बनाया हुआ है ताकि आप याद रख सकें। एक ये छोटे छोटे निमोनिक्स हैं, याद रखने की टेक्निक्स हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म से हमें याद रह जाता है। तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज जहां दिख जाए वहीं वाइगॉस्की समझ जाइएगा। मैचुरेशन, पनिशमेंट, अडेप्टेशन, ये सब फालतू बातें हो जाएंगी। या तो सोसाइटी, कल्चर या लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ मिल जाए तो वो कल्चर की बात करते हैं कि कैसे सांस्कृतिक उपकरण, चाहे वो भाषा हो, लोग हों, दादी नानी की कहानियां हों, ये हमारे दिमाग को कैसे विकसित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है? विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इस बार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, पूछा नहीं जा सकता। तो हमें वो कॉन्सेप्ट्स भी करके चलने हैं क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस भी करके चलने हैं जो इस बार नहीं पूछे बट पूछे जा सकते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। प्रथा कह रही है कि आपके कारण मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए। लव फ्रॉम असम, बहुत बढ़िया जी, देश भर से प्यार मिलता है, अच्छा लगता है ये देख करके। देखिएगा, फटाफट से बताओ, नियमित स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को शामिल करने के संबंध में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसमें कितनी डिसेबिलिटीज हैं? 21। क्या कहता है, ये पूछा है हमसे। एक्स्ट्रा टाइम फॉर, क्या कहता है या क्या नहीं कहता है? एक मिनट। रेगुलर स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, अगेंस्ट पूछा है। देखो ये ही खेल हो जाता है, एक शब्द से उत्तर बदल जाएगा। शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, दिव्यांग लिख लीजिएगा इसको काट करके, विरुद्ध है? विरुद्ध पूछा है, तो नॉट वाला क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, हाँ ठीक है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट द स्टूडेंट्स नीड, कि अगर बच्चे को जरूरत है तो एक स्क्राइब आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। एग्जामिनेशन पेपर, यदि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसको मोर देन 40, मिनिमम 40 यानी 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी है, तो एक सर्टिफिकेट बनेगा। और ये सारी जो भी हेल्प्स हैं, या कह लीजिए एक तरह से क्या कहेंगे इसको, रिजर्वेशंस हैं एक तरह से जो मिलेंगे, ठीक है, बेनिफिट्स कह लो। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दिव्यांग बच्चों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कंपलसरीली 2 भाषाएं, द्वितीय या तीसरी भाषा पढ़ाई ही जाएगी, कंपलसरी नहीं है ये। और मदर टंग की बात होती है जनरली। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, बिल्कुल सही बात है, जैसी जरूरत हो बच्चे की या इंडिविजुअल की, उसके अनुसार आप सिस्टम में परिवर्तन कर लीजिए। तो ये बात एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि वही गलत है, विरुद्ध पूछा था हमसे। इससे पहले जो एक्ट आया था, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, और उसमें थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज, 7 दिव्यांगताएं थी। 2016 में ये आरपीडब्ल्यूडी बन गया पीडब्ल्यूडी से, क्योंकि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहने लगे। इसमें हो गई 21 डिसेबिलिटीज बढ़ करके 14 डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया, और भी डिसेबिलिटीज ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें प्रावधान है, नोटिफाई करके आप ऐड कर सकते हैं। कितना? एटलीस्ट 40% या मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट बनेगा। 4% के करीब कोटा है गवर्नमेंट जॉब्स में भी, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इस पे मैंने अलग से वीडियो यूट्यूब पे बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वो देख सकते हैं। आवर टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स वोंट बी हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस। एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच मेटाकॉग्निशन के विकास को, यानी परासंज्ञान के विकास को बेहतर करना चाहता है, सुविधाजनक बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन है दिमाग का यूज करना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके भी परे चले जाना। मेटा का मतलब ये बियॉन्ड, वो मेटावर्स नहीं बना रहे थे ये फेसबुक वाले भाई साहब, है ना, वही मेटा है ये, बियॉन्ड। मेटा मतलब बियॉन्ड, तो बियॉन्ड कॉग्निशन यानी थिंकिंग के परे थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, जिसमें आपके दिमाग की थोड़े से ढक्कन और खुले, यानी थिंकिंग पे भी आप सोच रहे हैं। तो ये क्या, इवेल्युएट करना, हाँ सही है, प्लानिंग करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन रट्टा लगाना तो नहीं आएगा ना, रटकर याद करना तो नहीं आएगा ना मेटाकॉग्निशन में। ये आपको नोट्स में भी गिवन है, इस पर चर्चा कभी और भी अच्छे से करेंगे कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं कि सीटेट पास करना है, पिछली बार फेल हो गया था, क्या सही करूं इस बार, कि इन 3 महीने में कैसी प्लानिंग करूं, कहां से क्या क्या पढ़ना है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो आप खुद से एक प्लान करके, रिव्यू करके, रिफ्लेक्ट करके खुद ही इवेल्युएट करेंगे साथ में इस चीज को, तो वो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी वहां यूज होंगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंसिडर्स लर्निंग एज, रचनावादी दृष्टिकोण सीखने को इस प्रकार मानता है, किस प्रकार? लास्ट क्वेश्चन है आज का। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिलेटरल,
देखिए एक पक्षीय नहीं होती, लर्निंग जो है वो मल्टीलेटरल होगी या मल्टी डायमेंशनल होगी। डिसऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज होंगी चीजें तब तो दिमाग में सेट होंगी। अगर एक पेज इसका दूसरा पेज किसी और चैप्टर का, तो कहां से ऑर्गेनाइज होंगी, ये नहीं। रचनावादी लोग बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे। इडियोसिंक्रेटिक एंड डिसकनेक्टेड, विलक्षण और असंबद्ध। डिसकनेक्टेड मतलब चंक्स में, मतलब डिसकनेक्टेड चंक्स, जो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ ही नहीं रहे पूर्व ज्ञान से, तो ये भी गड़बड़ है। इंटरएक्टिव एंड एक्टिव, हाँ बच्चे को एक्टिव रखना है कंस्ट्रक्टिविज्म में। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग हैं, क्वेश्चन इस पे आता ही है, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं। ये अलग से आपको टॉपिक में नहीं लिखा मिलेगा सिलेबस में, बट कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे और वाइगोस्की में ही आप काउंट कर सकते हैं। इंटरएक्टिव यानी बच्चे अंतःक्रिया कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, एक्टिव हैं। पैसिव नहीं होंगे बच्चे। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा ज्ञान की सृजन करता है, ज्ञान की रचना करता है। लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने, नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण कर सकता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण, बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण पे फोकस करेगा, बच्चे को सेंटर में रखेगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस आज ठीक किए, और आपको मजा आया नहीं आया सेशन में, समझ में आए क्वेश्चंस या नहीं आए, पढ़ के समझने की एक अप्रोच डेवलप हुई या नहीं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये समझ आया कि नहीं। इसका जो पीडीएफ है, कल नहीं तो परसों आपको सारे पीडीएफ, कल ही मिल जाएंगे वैसे, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, वहाँ थियरी की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट अच्छे से करा रहे हैं। मैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डील करती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। करियरविल ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं वहाँ पे, और जो डिस्काउंटेड फी है वो आपको वेबसाइट से मिलेगी। इसके अलावा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हो जरा कमेंट करके बता दो। और सैटरडे संडे हम रखेंगे ऑफ, हम मिलेंगे मंडे, नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हुई और अगर मंडे तक नहीं आ पाई तो ट्यूसडे, और शाम को 9 बजे क्लास का टाइम 9 बजे रखेंगे। अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन कर देंगे इसको कमिंग वीक से फिक्स 9 बजे का ही। कोई और सवाल हो तो पूछो। 28 आउट ऑफ 30, 26, 16, कोई बात नहीं, अभी नंबर से जज मत कीजिए खुद को, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, एक अप्रोच डेवलप होने दीजिए। इस तरह के 4-5 सेशन होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बेहतर हो रही हैं चीजें। और भी चीजें हैं जो हम इन बिटवीन करते चलेंगे, बीच बीच में टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहेंगे जो हम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई और सवाल हो, कोई डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।